भाषण पर भारत में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी से माफी मांगने पर जोर डाला है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, हम मंगवा कर ही रहेंगे। लंदन में जाना और लंदन में कहना विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले डेमोक्रेसी होती थी, ऑल ऑफ अ सडन दिस डेमोक्रेसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। ये डेमोक्रेसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है और इसलिए जो विश्व की शक्तियां हैं, जो डेमोक्रेसी की पहरेदार हैं, तथा कथित डेमोक्रेसी के पहरेदार हैं, द सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वाई आर दे ओब्लिवियस? ये शांत क्यों है, ये चुप क्यों है? वाई डोंट दे प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन इंडिया? मतलब दिस इज एन ओपन इन्विटेशन, ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए। तो महामहिम राष्ट्रपति का एसेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, उनसे परमिशन लेना है। तो ये एमएचए के पास भेजा गया। एमएचए ने एक बहुत विनम्र चिट्ठी लिखा कि देखिए, एलजी साहब ने हमें फोन नहीं किया है, मगर आपने, अरविंद केजरीवाल जी, आपने एक चिट्ठी भेजी है जिसमें एलजी साहब के 3-4 प्रश्न हैं। ये बाइंडिंग नहीं है, मगर उनके प्रश्न हैं तो अच्छा होगा, तो आप उसका उत्तर दे दीजिए। इसका क्या क्लैरिफिकेशन होगा वो भी लिख दीजिए बगल में, और आप उस प्रश्न को लिखकर यहां भेज दीजिए, उत्तर लिख के यहां भेज दीजिए। ये 17 तारीख को चिट्ठी एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दिल्ली सरकार को मिल जाता है। 17 तारीख को चिट्ठी मिल गई थी दिल्ली सरकार को। 17 को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल जी उस चिट्ठी को दबा के बैठ जाते हैं। 18 तारीख को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 19 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 20 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, पूरा दिन दबा के बैठते हैं, और 20 तारीख को 9:30 बजे रात को ये चिट्ठी भेजते हैं। लंदन में जाना। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के बाद अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया है। पात्रा ने पहले कहा था राहुल गांधी को माफी तो मांगनी होगी और हम मंगवा कर ही रहेंगे। अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी जवाब देते हुए कहा है कि ये बात शाह और शहनशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। इसके बाद भी बीजेपी प्रवक्ता बिना नहाए चले आते हैं। शाह और शहनशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा खेद होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह सुबह नींद भरी आंखों में बिना नहाए, बिना तैयारी किए आप लोगों को परेशान करने आ जाते हैं। क्योंकि जो परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, वो तो ये रही है कि दिन में व्हाट्सएप को रिचार्ज करते हैं और शाम को अपना अधकचरा ज्ञान टीवी पर आकर बांट देते हैं। चलिए, कुछ भी करते हो, बेचारे मेहनत तो करते हैं, अपने बॉस की तरह प्रेस वार्ता से बच के भागते तो नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं कम से कम। लंदन के वफादार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुखबरी करने वाले, 9 बार नाक रगड़कर इंग्लैंड से माफी मांगने वाले, वाइसराय से पेंशन लेने वाले हमें देशभक्ति का ज्ञान देते हैं, वो भी सुबह सुबह आकर, तो हंसी आती है।
देखिए, जिस तरह से इस पूरे सत्र के दौरान विपक्ष पहले दिन से मांग कर रहा है कि जेपीसी का गठन करिए, और सरकार भाजपा हर दिन भाग रही है सदन से। आज फिर सदन से भागी और सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित है। तमाम विपक्ष के सहयोगी दलों ने एक साथ मिल करके आज एसबीआई जो ब्रांच है उसके सामने हमने प्रोटेस्ट किया, और हमने ये कहा है कि एसबीआई और एलआईसी की लूट का जवाब सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देश की गरीब जनता का पैसा लगा हुआ है। सरकार अडानी के मुद्दे पर सदन से भाग नहीं सकती है। आप कितना भी ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, राहुल गांधी जी के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपसे जवाब लेकर के रहेंगे। वहीं राहुल गांधी ने सोमवार को कर्नाटक के बेलगावी में कहा कि कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। ये देश किसी एक का नहीं है, अडानी का नहीं है, देश गरीबों और किसानों का है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैं जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे बताया गया कि कर्नाटक की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। इसी प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सका। चाहे कोई भी डिग्री ले, कर्नाटक की सरकार कर्नाटक में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही। Many people might be scared of the BJP, of Narendra Modi, of the RSS, of the police. I'm not scared of them. In the least, I'm not scared of them. And that is their problem. Their problem is they cannot understand why I am not scared of them. Pressurize most people, terrorize most people. They cannot do it to me. And there is a reason. The reason is, I believe in the truth and I fight for the truth. And it does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. It does not matter. I stand for the truth. That is the way I am. भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को, 2-3 लोगों को होता है। दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में मैंने अडानी जी के बारे में भाषण दिया कि हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनेस, सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हवाले की जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं। चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, सड़कें हो, सारी की सारी चीजें अडानी जी को दी जा रही हैं। और यही यहां हो रहा है। चुने हुए लोगों को, जो बीजेपी की सरकार के मित्र हैं, जिनका रिश्ता है, पूरा का पूरा फायदा उनको दिया जाता है। और इसके कारण प्रदेश में जबरदस्त भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% की सरकार है, और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है। एमएलए के बेटे को पकड़ा जाता है, 8 करोड़ रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उसकी रक्षा करती है। जॉब स्कैम हुआ, पीएसआई स्कैम हुआ, 80 लाख रुपए का ब्राइब की रिश्वत, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम,
असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम, लिस्ट लगी हुई है। सबसे भ्रष्ट सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार। वहीं खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के मामले में अदालत से भले ही भगवंत मान सरकार को इंटेलिजेंस फेलियर के लिए फटकार मिल रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में पंजाब सरकार को बधाई दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमृतपाल मामले को पूरे संयम के साथ हैंडल करने के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार को बधाई दी है। मेरा नमस्कार। पंजाब में कानून व्यवस्था लागू कर रखने के लिए और शांति बहाल रखने के लिए पिछले कुछ दिनों के अंदर भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कई कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने बहुत संयम और बहुत मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने कार्रवाई की है। इसके लिए मैं भगवंत मान साहब को और आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी, उस वक्त कुछ लोग ये कहते थे कि आपको शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली ये काम तो करने आते हैं, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर काबू कर पाएंगे क्या? पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के ऊपर आप शांति की व्यवस्था कर पाएंगे क्या? पिछले 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और अगर सरकार ईमानदार हो, इरादे नेक हों, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत बखूबी कायम किया जा सकता है। हमने जिस व्यवस्था को इनहेरिट किया था, जो हमारे से पहले जो चला आ रहा था सारा सिस्टम, जो हमें सिस्टम मिला था पिछली सरकारों से, उसमें इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों की क्रिमिनल्स के साथ, गैंगस्टर्स के साथ आपस में जुगलबंदी थी। गैंगस्टर्स को, क्रिमिनल्स को पहले पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता था। ये वाला गैंगस्टर इसका है, इसकी इसके साथ सेटिंग है, इसकी इस पार्टी के साथ सेटिंग है, इसकी इस नेता के साथ सेटिंग है। हमारी किसी के साथ सेटिंग नहीं थी। हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आने के बाद एक गैंगस्टर्स के ऊपर और अपराधियों के ऊपर धरपकड़ चालू हुई और पिछले 1 साल के अंदर कई नशा माफिया वालों के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ, क्रिमिनल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई ने यह दिखा दिया है कि कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार तैयार है। हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं, और अगर कोई भारत मां के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, और ये भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है। मैं एक बार फिर से उनको बधाई देता हूं और पंजाब के लोगों को का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरह से उन्होंने सरकार के साथ खड़े होके सहयोग किया, पूरे वक्त सहयोग किया। देश की राजधानी दिल्ली में लोग मार्च के महीने में मानसून का लुत्फ उठा रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को सिर्फ 3 घंटे में 6.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 3 साल में मार्च के महीने में 24 घंटे की अवधि के दौरान हुई सबसे ज्यादा बारिश है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय राजधानी के मुख्य मौसम केंद्र सफदरगंज जंग वेधशाला में 6.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम कार्यालय ने कहा कि बिजली चमकने और बारिश के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटे की
रफ्तार से तेज हवाएं चली। आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा कि सोमवार की बारिश मार्च में 3 साल में 24 घंटे की अवधि में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। सोमवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में भारी बारिश हुई और इससे सड़कों पर जल जमाव हो गया। वहीं यातायात बाधित भी हुआ। इससे पहले दिन में दिल्ली में मौसम सुहाना रहा और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटा दिया गया है। फ्रांस के लियोन शहर स्थित इंटरपोल के मुख्यालय में चोकसी की ओर से दायर याचिका के आधार पर यह कदम उठाया गया है। दूसरी ओर सीबीआई ने इस घटनाक्रम पर चुप्पी साध ली है। रेड नोटिस 195 सदस्यीय देशों के संगठन इंटरपोल की ओर से दुनिया भर में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए आरोपी व्यक्ति का पता लगाने और हिरासत में लेने के लिए जारी किए गए हैं। अलर्ट का उच्चतम स्तर है। इंटरपोल ने 2018 में चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस कॉर्नर जारी किया था। भारत से फरार होने के बाद लगभग 10 महीने बाद ये नोटिस जारी किया गया था। उसी साल चोकसी ने एंटीगुआ और बारमूडा की नागरिकता ले ली थी। वहीं बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर दीपक तिजोरी के साथ करोड़ों रुपए की ठगी और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जो जीता वही सिकंदर और आशिकी जैसी फिल्मों से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले एक्टर ने अपने को प्रोड्यूसर मोहन नादर के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करवाई है। एक्टर का आरोप है कि मोहन नादर ने उनके साथ 2 करोड़ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। दोनों एक थ्रिलर फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने अंबोली थाने में दीपक तिजोरी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन में जुट गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सोमवार को बवाना विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले कटेवरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली नगर निगम चुनाव का बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों से मिलकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने कटेवरा गांव में जाकर ग्रामीणों से कहा कि मैं आपका भाई और बेटा हूं, आपको नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन मैं आज आपकी शिकायतें दूर करने आया हूं। आप सभी ग्रामीण मेरे अपने हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनका अधिकार है हमारे ऊपर। आपकी नाराजगी दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। गांव का फिरनी रोड हमने बनवा दिया है, चौपाल घर समेत दूसरे काम भी जल्द करवाएंगे। दरअसल मौसम खराब होने के बावजूद तेज बारिश के बीच अरविंद केजरीवाल और मेयर गांव के कटेवड़ा पहुंचे। यहां लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मेयर के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि गांव में बिना छत वाला शमशान घाट है, गांव के तालाब का गंदा पानी साफ किया जाए और गांव में धर्मशाला बनवाने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं घर से चला तो यहाँ पहुंचने के में 1.5 घंटे का रास्ता है। भारी बारिश में गाँव वालों से वादा पूरा करने आया हूँ। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में कटेवड़ा गाँव के लोगों ने वोट नहीं दिया था, लोग यहाँ नाराज हैं। मैं छोटा भाई और बेटा हूं, आज पूछने आया हूं कि क्यों नाराज हैं। दोस्तों, मेरे को पता चला इस बार एमसीडी के चुनाव में अपने कटेवड़ा गांव के लोगों ने वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया इस बार गांव के लोगों ने। नाराज थे लोग, नाराज थे सारे जने। मेरे को पता चला सारे जने नाराज हैं। मैं आपका बेटा हूं, आपका छोटा भाई हूं, आपका हक बनता है मेरे से नाराज होने का। तो घर में अगर पिताजी नाराज हो जाएं तो बेटा जाके फिर पिताजी से पूछता है ना, बाबूजी क्यों नाराज हो। आज मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं भाई, क्यों नाराज हो।
वह दिल्ली सरकार का बजट आज यानी मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं हुआ। इस अद्भुत स्थिति की वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बजट प्रस्ताव को अभी तक स्वीकृति नहीं दी थी। हालांकि अब मंत्रालय की तरफ से बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और अब कल दिल्ली का बजट पेश होगा। उपराज्यपाल ने भी कहा कि बजट प्रस्ताव पर की गई टिप्पणी पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। इस वजह से सरकार की तरफ से आज के लिए बजट को पास नहीं किया गया था। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार और एलजी के एक बार फिर आमने सामने हो गए थे इस मुद्दे को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की गुंडागर्दी है और ये केंद्र सरकार गुंडागर्दी का सहारा ले रही है। ये देश इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार का बजट होल्ड पर रखा गया है। बता दें कि नियम ये है कि दिल्ली सरकार का बजट प्रस्ताव मंजूरी के लिए पहले केंद्र गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है। मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद ही विधानसभा में बजट पेश करने की तारीख तय की जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय ने बजट रोक दिया है। हालांकि इस संकट के बाद सरकार ने सोमवार देर रात बजट प्रस्ताव पर की गई टिप्पणियों का जवाब एलजी कार्यालय को भेज दिया और अब केंद्र के गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली के बजट को पास कर दिया गया है और कल बजट पेश किया जा सकता है। नए खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पर हुए एक्शन को लेकर दुनिया के 4 देशों में उसके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में सोमवार को तोड़फोड़ की। इसको लेकर भारत ने दिल्ली में वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक अधिकारी को समन करके उनके सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। अमेरिकी प्रभारी एलिजाबेथ जोन्स के साथ बैठक के दौरान विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सरकार को भारतीय राजनयिकों के साथ बैठक के दौरान उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की याद दिलाई और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने को कहा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास में इस तर्ज पर अमेरिकी विदेश विभाग को अपनी चिंताओं से अवगत कराते हुए उसके राजनयिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने को कहा है। भारत के विरोध के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि यूएसए भारतीय वाणिज्य विभाग के दूतावास पर हमले की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि हम भारत के राजनयिकों और उनके अधिकारियों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। वहीं बीजेपी आध्यात्मिक संगठन प्रमुख आचार्य तुषार भोसले ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र अवहद को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जितेंद्र मुसलमानों को वोट पाने के लिए लगातार धर्म पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्लाओं की दाढ़ी सहलाने वाले जितेंद्र अवहद महाराष्ट्र के लिए कलंक है। उन्होंने आगे कहा कि शरद पवार जी, आपका जितुद्दीन बंद कीजिए वरना अपने अपमान का बदला पूरा हिंदू समाज लेगा और आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुसलमानांची मतं मिळवण्याकरता जितेंद्र आव्हाड हे नेहमीच आमच्या धर्मावर गरळ ओकत असतात। मूल्यांच्या दाढ्या कुरवाळणारा हा जितेंद्र आव्हाड नावाचा माणूस महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे। मिस्टर शरद पवार, तुमच्या या जितुद्दीनला आवरा, नाहीतर सगळा हिंदू समाज आपल्या। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने के मामले में आखिरकार बुकी अनिल जयसिंघानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने ये गिरफ्तारी गुजरात से की है। इस मामले ने पहले ही जयसिंघानी की बेटी अनिक्षा जयसिंघानी को गिरफ्तार किया जा चुका है। जयसिंघानी के डिजाइनर बेटी अनिक्षा ने अमृता फडणवीस को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश की थी। इस मामले में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये एक ट्रैप था मुझे फंसाने के लिए। फिलहाल मामले की तफ्तीश शुरू है। अनिल जयसिंघानी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। कहाँ पे रह रहे, किस टाइप के टेक्नोलॉजी यूज कर रहे, उसका एनालिसिस करने के बाद में इनको गुजरात में लोकेट किया। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की 5 टीमें तैयार की गई।
उसमें की 3 टीमें ये गुजरात में भेजी गई और 2 टीमें महाराष्ट्र में वर्कआउट कर रही थी। जो टीमें गुजरात में गई थी उन्होंने पहले जो लोकेशन आ रहा था उसी हिसाब से बारदोली जो गांव है तहसील, वहां पे सर्च ऑपरेशन किया। वहां पे आरोपी ने वहां से पुलिस को गुंगारा देके सूरत की तरफ बढ़ा। सूरत में भी सूरत पुलिस के मदद से मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन किया, उसमें भी वो बच निकला। उसके बाद में वो कोडदरा, भरोज, वडोदरा होते हुए गोधरा की तरफ जा रहा था। उस वक्त में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच और गुजरात पुलिस के सहयोग से उसको गोधरा के नज़दीक में हलोल के पास में रात में करीबन 11:15 बजे उसको ताबे में लिया गया। उसका वेरिफिकेशन करने के बाद में उसके पास से डिवाइसेस, उसको मदद करने वाले लोग जो उनके साथ में थे उनको भी ताबे में लेके मुंबई पुलिस ने उनको गुजरात से महाराष्ट्र में लाया है और अभी उनको मलबार हिल पुलिस स्टेशन, जहां पे रिसेंटली एक गुना दाखिल है जिसमें ये श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में 25 मार्च को एडीजे 6 कोर्ट में सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक महेंद्र प्रताप सिंह के ईदगाह के अमीन सर्वे की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब इस याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 मार्च का समय मुकर्रर किया है। वहीं शाही ईदगाह कमेटी भी 7/11 पर सुनवाई की मांग कर रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में एडीजे 6 महोदय के यहाँ इसकी सुनवाई हुई है और हमारी तरफ से और शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से इसमें बहसें पूरी हो चुकी हैं और माननीय न्यायालय के द्वारा आज की तारीख इसमें आदेश के लिए नियत की गई थी और जिसमें हमारा विशेष रूप से ये कहना है, रिवीजन हम विशेष रूप से हमने प्रार्थना की थी कि वहाँ कोर्ट कमीशन जाना चाहिए, वहाँ की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, जितने भी तथ्य हैं सब रिकॉर्ड में आने चाहिए जिससे कि उसकी वस्तुस्थिति क्लियर हो सके। आज न्यायालय के द्वारा आदेश में नियत की गई थी लेकिन न्यायालय ने अपनी व्यस्तता के चलते यानी किसी कारण से इसमें अग्रिम तारीख 25 मार्च निर्धारित की आदेश में। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।